युद्धकांड चैप्टर 2 की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से, जहां डीएनए रिपोर्ट न आने की वजह से जैकी नाम के लड़के को अभी सजा नहीं मिल पाती, जिससे निवेदिता नाम की लड़की को बड़ा गुस्सा आता है। और वो क्या करती है दोस्तों कि जैसे ही जैकी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है ना, वो अचानक ही पुलिस वाले की गन छीनकर जैकी को सबके सामने शूट कर देती है। जैकी कौन था, आखिर उसने निवेदिता के साथ क्या किया ऐसा कि उसे कोर्ट की जजमेंट आने तक सब्र नहीं हुआ, ये सब जानने के लिए दोस्तों हमें देखना पड़ेगा 4 महीने पहले क्या हुआ था। तो दोस्तों धर्मा कॉलेज ऑफ लॉ में 42nd कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही थी। इस सेरेमनी के चीफ गेस्ट होते हैं इंडिया के सम्मानित एडवोकेट मिस्टर रॉबर्ट डिसूजा। उनके आने के बाद ये समारोह शुरू किया जाता है और उनके ही हाथों से लॉ स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। इन लॉ स्टूडेंट्स की भीड़ में भरत नाम का एक लड़का भी होता है, और जब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए स्टेज पे जाता है ना, तो मिस्टर रॉबर्ट को बताता है कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ सर, और आपके जैसा ही बड़ा एडवोकेट बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो रॉबर्ट उसको हौसला देते हुए ये कहता है कि बेटा तुम जरूर बनोगे, बस अपने काम पे ध्यान दो। तो सेरेमनी के बाद भारत जाता है एक छोटे से दुकान पे, जहाँ वो कैशियर का काम करता है। यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज नोटिस करते हैं कि भरत बहुत ही दयालु किस्म का लड़का है, क्योंकि जब एक बूढ़ी औरत वहाँ खाने की चीज खरीदने आती है ना, और उसके पास एक फटा हुआ नोट होता है, तो भरत वो फटा हुआ नोट अपनी जेब में डालकर अपना अच्छा नोट दुकान के ड्रॉर में डाल देता है, और इस तरह उस बूढ़ी अम्मा को खाने की चीजें देता है। इसके बाद वो डरते हुए अपनी दुकान के मालिक के पास जाता है और बताता है मेरी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, इसीलिए अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, मैं किसी लॉ फर्म में काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी लॉ की प्रैक्टिस हो सके। ये जानने के बाद दुकानदार काफी खुश होता है वैसे, और कहता है ये तो खुशी की बात है बेटा, तुम बिना माँ बाप के बच्चे हो। बचपन में जब तुमने मुझसे कहा था कि अंकल मेरे पास पहनने को चप्पल नहीं है, तो मैं तुरंत ही तुम्हें चप्पल दिलाने को तैयार हो गया था, मगर उतने छोटे होने के बावजूद तुम्हें खुददारी थी। तुमने कहा मैं फ्री में चप्पल नहीं ले सकता, आप मुझे अपनी दुकान पे हेल्प पर रख लीजिए, और फिर मैंने तुम्हें काम पे रख दिया, और फिर 1 महीने तक काम करने के बाद बेटा तुमने अपनी सैलरी से चप्पल खरीदे थे। तुम बहुत ही मेहनत और ईमानदार वाले हो, और मैं आशा करता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ, जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ, खूब नाम कमाओ जाओ। फिर भरत अपने एरिया के सारे लॉ फर्म में जॉब की तलाश करता है, पर कहीं भी यार उसको जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि सभी उससे एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। अभी अभी तो बेचारा लॉ कॉलेज से पास आउट हुआ है, बिना काम मिले वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा बताओ, ये कोई बात समझता नहीं। फिर किसी तरह से भरत एक फटीचर की लॉ फर्म तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे जॉब तो मिल जाती है मगर सैलरी नहीं मिलने वाली होती। वहाँ पे बड़ी अजीब कंडीशन होती है दोस्तों कि अगर कोई क्लाइंट आएगा और वो केस भरत जीत जाएगा, तब उस क्लाइंट से मिले पैसों का 60% फर्म वाले रखेंगे और भरत को सिर्फ और सिर्फ 40% ही मिलेगा। क्या करता भरत, मान जाता है। अगले दिन से वो ऑफिस आना शुरू कर देता है और इस ऑफिस को बहुत ही अच्छे से नोटिस करता है। देखता है कि छत टपक रही है, पंखा इतना स्लो चल रहा है जिससे मच्छर भी ना उड़े, बल्ब्स इतने फ्लिकर कर रहे हैं कि क्या बताएं, टेबल लैंप में जाले लगे होते हैं और टेबल तो पूरी फाइल से भरा पड़ा होता है, और भरत से ये सारी चीजें देखी नहीं जाती। वो जिस टेबल पे बैठा होता है ना, उसे कम से कम अच्छे से साफ कर देता है। इसके बाद भरत के बॉस उसको केबिन में बुलाते हैं, जहाँ और 2 लॉयर पहले से बैठे होते हैं, और वो लोग इस फर्म की लीगल कंसल्टेंट सपना का वेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही सपना की एंट्री होती है ना दोस्तों, भरत तो अपना दिल हार जाता है सपना मैडम पर। खैर भरत किसी तरह अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करता है और अपने बॉस की बात को सुनता है। वो बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है सुरेश नाम का, वो एक कंपनी का मालिक है, और उस कंपनी में जो उसकी सेक्रेटरी है उसने सुरेश पे मॉलेस्टेशन का केस डाल दिया है। उसने कोर्ट में एक ऑडियो भी सबमिट की है जिसमें सुरेश उसके साथ गंदी गंदी बातें करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको एक रिजॉर्ट में टाइम स्पेंड करने को कह रहा है उस ऑडियो में। पर मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और सुनो मुझे भी मेरे अपने उस दोस्त पे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों भरत वो कॉल रिकॉर्डिंग एक बार सुनने को कहता है, और तुरंत ही ये पॉइंट पकड़ लेता है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग फेक है। सेक्रेटरी ने जरूर किसी से कहकर एक कॉल खुद को करवाया है सुरेश को फंसाने के लिए, क्योंकि सुरेश और इस कॉलर की आवाज हालांकि काफी हद तक सेम लग रही है, मगर कहीं कहीं पे एक्सेंट अलग है। सुरेश महाराष्ट्र एक्सेंट में बात करता है और ये कॉलर हल्का सा बेंगलुरु के टोन में बात कर रहा है। ये सुनकर भरत के बॉस तो बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कोर्ट में ये पॉइंट रखा जाएगा। मगर दोस्तों वो ये केस भरत को देने के बजाय दूसरे लॉयर को दे देते हैं, जिससे भरत को बड़ा अफसोस होता है कि बताओ यार, पॉइंट मैंने खड़ा किया, काम किसी और को दे दिया। और ये सिलसिला अगले 2 महीनों तक चलता है, जिससे भरत को फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मैं इनको पॉइंट पे पॉइंट बताता हूँ और ये काम किसी और को दे देते हैं, जिससे भरत को बड़ा गुस्सा भी आता है कि इनको मेन चीज तो मैं बताता हूँ और काम किसी और को दे देते हैं ये। क्योंकि अब उसकी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी, तो बड़ी टेंशन थी उसको, उसके पास कोई केस भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने बॉस से जाकर इसकी शिकायत करता है। तो वो उसको एक रोड एक्सीडेंट का केस सौंप देते हैं और कहते हैं कि इस केस की डिटेल सपना से ले लो। तो वैसा ही करता है। सपना उसको शॉर्ट में समझा देती है कि राम नाम का एक मिडिल क्लास आदमी जो कि कैब चलाता है, एक दिन राहुल नाम के एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक ने उसकी कार को पीछे से ठोक दिया। अब उस वक्त तो राहुल ने ताऊ में कह दिया कि तुम अपनी कार रिपेयर करवा लो, मैं दे दूंगा उसके पैसे, जिसकी वजह से राम ने अपनी कार ठीक करवाई, मगर फिर राहुल पीछे हट गया पैसे देने से। अब उसकी कार तो रिपेयर हो चुकी है, इसलिए राम इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कर पा रहा, और जहाँ से राम ने गाड़ी बनवाई वो उसकी गाड़ी को भी नहीं दे रहे, जिससे अब दिक्कत ये हो गई है कि राम ना घर का रहा ना घाट का, और उसने केस कर दिया है।
इस केस में कोई दम नहीं है और इस केस की सुनवाई जो जज करने वाले हैं ना वो काफी खड़ूस है। तो भरत ये केस जीतने की उम्मीद तो छोड़ ही दो तुम, मगर हाँ कम से कम कोर्ट में दलील अच्छी से पेश करना। इससे भरत को लगता है सपना मैडम की नजरों में हीरो बनने का यही सही मौका है और वो कहता है अगर मैं ये केस जीत जाऊंगा तो क्या आप सच में मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? और वो भी स्माइल कर देती है ये सोचते हुए कि पहले जीत तो जा। मगर दोस्तों भरत तो भरत है, अपना दिमाग लगाता है और जज के बैकग्राउंड चेक करता है तो पता चलता है कि जज साहब है ना बड़े खड़ूस है मगर काफी इमोशनल भी। उनकी 3 बेटियां हैं, पहली बेटी को तो मोटा दहेज देकर शादी करवा दी मगर बाकी 2 बेटियां कुंवारी बैठी हुई हैं, साथ ही वो फिजिकली डिसेबल भी हैं। बस इतना जानने भर के देरी थी कि भरत कोर्ट में एक झूठी कहानी बना देता है जज साहब के सामने कि राम एक गरीब परिवार का मुखिया है, उसकी 3 बेटियां हैं माय लॉर्ड। पहली बेटी की शादी तो उसने बड़ी मुश्किल से उधार वगैरह लेकर करवाई है, पर बाकी बच्चियां जो 2 है ना उनमें से एक लंगड़ी है और एक लूली है, तो उनकी शादी तो होने से रही। ऊपर से वो कोई काम भी नहीं कर सकती। राम ही अपने घर में इकलौता कमाने वाला है और पिछले कई महीनों से उसकी कैब भी कार कंपनी ने जब्त कर ली है। और दोस्तों यही नहीं, साथ ही भरत राम को रोने का इशारा भी कर देता है, जिससे क्या था फिर जज साहब का कलेजा हल्का हो जाता है और वो पूछते हैं कार की रिपेयर में कितना खर्चा आया, तो राम बताता है कि 50,000। मगर भरत इस बात को हाईलाइट करता है कि ये 50,000 राहुल जैसे रियल एस्टेट कंपनी के आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने मेरे क्लाइंट को इतने महीनों तक लटकाया जिससे राम के घर पे खाने के लाले पड़ गए। अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब राहुल से 50,000 की जगह 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहते हैं और राहुल को कोर्ट की बात माननी भी पड़ जाती है। देखा दोस्तों, इस तरह से भरत अपना पहला केस जीत जाता है, जिससे सपना भी इम्प्रेस हो जाती है और वो सिर्फ उसके साथ कॉफी ही नहीं पीती बल्कि कई जगह घूमने भी जाती है धीरे धीरे। मतलब सपना तो काफी पहले से कमाती आ रही है, इसीलिए जब वो भरत के फटे हुए जूते नोटिस करती है तो उसको नया ड्रेस, नए शूज सब कुछ दिला देती है, जिसको पहनकर ये देखिए भरत भाई कितना स्मार्ट लग रहा है। और इस तरह से उसकी लोया के साथ अपनी ये प्यार की जर्नी भी शुरू हो जाती है। फिर ऐसे एक दिन की बात है, भरत कोर्ट में जाता है वहाँ का मुकदमा देखकर कुछ सीखने के लिए। तो वो देखता है कि कोर्ट में जैकी नाम के जवान लड़के पे केस चल रहा है, उसके खिलाफ फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। मगर जैकी का लॉयर कहता है कि आजकल फेक फिंगरप्रिंट्स भी प्लांट किए जाते हैं। जज साहब मेरा क्लाइंट तो आखिर एमएलए का छोटा भाई है, इलेक्शन सर पे है। जैकी को इस झूठे केस में फंसाकर एमएलए को इलेक्शन हराने की सारी ये चाल है। तो जज साहब कहते हैं कि ठीक है, अगली सुनवाई में पहले डीएनए रिपोर्ट पेश करो, तब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। जिससे जैकी तो फुल अकड़ में आ जाता है दोस्तों कि मेरा ये कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जिससे निवेदिता का खून खौल जाता है और वो कोर्ट के बाहर निकलते ही एक पुलिस वाले की गन छीनकर जैकी पे 2 नहीं 3 गोली शूट करती है, जिससे वहीं पे जैकी का दी एंड। और ये चीज सबकी नजरों के सामने होती है, जिसकी वजह से निवेदिता को तुरंत ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और ये खबर तो बिल्कुल आग की तरह मीडिया में ऐसे वायरल होती क्या कहें। जिसके बाद निवेदिता को कोर्ट में पेश किया जाता है, उस पे कत्ल का इल्जाम लगाया जाता है। निवेदिता का केस लड़ने के लिए कोई लॉयर नहीं होता, पर निवेदिता का कहना होता है कि मैंने कोई खून नहीं किया है, फिर मुझ पे कत्ल का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। जबकि कोर्ट के बाहर कई सारे पुलिस और लॉयर्स ने अपनी आंखों से निवेदिता को जैकी पे गोली चलाते हुए देखा था दोस्तों, फिर भी वो ये कह रही कि मैंने कोई खून नहीं किया। यहाँ तक कि भरत भी चश्मदीद गवाह था। किसी को ये समझ नहीं आता कि अगर निवेदिता सबके सामने जैकी को मार सकती है तो अपना जुर्म एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती। और जब जज उससे पूछते हैं तो निवेदिता की तबीयत बिगड़ जाती है और वो कटघरे में ही बेहोश, जिसके तुरंत बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और कोर्ट आज की कार्रवाई यहीं पे रोक देता है। वहीं जैकी का जो लॉयर था उसको भी समझ में आ जाता है कि बेवजह तो निवेदिता ने उसको नहीं मारा होगा, पक्का वो गुनहगार रहा होगा। इसीलिए वो एमएलए से बात करता है कि ये केस अब मीडिया में आ गया है, अगर जैकी कसूरवार साबित हो जाता है तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं ये केस तो नहीं लड़ रहा। तो एमएलए जाता है फेमस क्रिमिनल एडवोकेट रॉबर्ट डिसूजा के पास और 3 करोड़ की फीस देकर ये केस उसे सौंप देता है। दूसरी ओर भरत जाता है निवेदिता के पास, वो एक सरकारी अस्पताल में एडमिट होती है। भरत कहता है कि देखिए आपके पास कोई लॉयर नहीं है, अगर आप मुझे अपनी कहानी बताएंगी और मुझे आपकी बातें इम्प्रेस कर जाएंगी या मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ। तब निवेदिता अपने पास्ट की यादों में खो जाती है और हम देखते हैं दोस्तों कि निवेदिता एक सिंगल मदर थी। उसके पति का क्या किस्सा था ये तो मालूम नहीं, मगर वो अपनी बेटी पिंकी के साथ एक प्यारी सी जिंदगी गुजार रही थी। निवेदिता सिंगल मम होने की वजह से वर्किंग वुमेन भी थी, क्योंकि उसे अपना खर्च खुद उठाना पड़ता था, इसलिए वो डेली सुबह अपनी बेटी को स्कूल वैन में बिठाकर खुद कैब लेकर ऑफिस चली जाती थी। अब एक दिन की बात है, रोजाना की तरह निवेदिता सुबह सुबह जागती है, अपने घर का सारा काम करती है, ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करके, फिर अपनी बेटी को भी तैयार करके स्कूल जाने के लिए वैन में बिठा देती है और खुद चली जाती है ऑफिस। तो जब वो शाम को वापस घर लौटती है, देखती है कि उसका घर तो लॉक्ड है, जबकि हमेशा निवेदिता के ऑफिस से आने से पहले पिंकी स्कूल से घर आ चुकी होती है, क्योंकि एक गमले के पीछे चाबी छुपा के रखी होती इन्होंने, जिससे पिंकी दरवाजा खोलकर रोज अंदर चली जाती थी और अपना काम वगैरह करती थी। मगर
आज तो चाबी गमले के नीचे ही थी, यानी वो घर नहीं आई। इसलिए निवेदिता तुरंत पिंकी के स्कूल की ओर निकलती है। दूसरी ओर हम पिंकी को देखते हैं जो कि पैदल अपने घर की ओर आ रही है। मगर होता यह है कि बीच रास्ते में एक सुनसान सी सड़क पड़ती है। वहीं जैकी की नजर पिंकी पे पड़ जाती है और वो अपनी रेड कार से उतरकर पिंकी के पास आता है। देखने से समझ आ रहा था कि वो माल फूंक कर आया है और बेहद ही नशे में होता है। पहले तो वो पिंकी से बातचीत करने की कोशिश करता है तो पिंकी कहती है, मेरी मॉम ने किसी अनजान आदमी से बात करने के लिए मना किया है मुझे भैया, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो ये जैकी कई सारे सवाल करने लगता है उससे कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, तुम्हारा ये घर कहाँ पे है और उम्र कितनी है तुम्हारी। इसके बाद वो अपना नाम वगैरह भी बताता है और कहता है कि देखो अब तो हम एक दूसरे के बारे में कितना कुछ जान चुके हैं, अब हम अनजान नहीं रहे, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी क्या। तो पिंकी की नजर एक बलून वाले पे पड़ जाती है। पिंकी को बलून बहुत ही पसंद होते हैं और ये बात जैकी भी समझ जाता है। वो तुरंत ही एक बलून उसको दिलवा देता है और दोस्तों वो बलून वाले को 500 का नोट देता है। बलून वाला कहता है कि साहब मेरे पास खुले नहीं है। जैकी कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम रखो बाकी के पैसे, टिप है तुम्हारी। और ये चीज बलून वाले को बड़ी अजीब लगती है कि 10 रुपए का बलून के लिए 500 कौन दे सकता है, पक्का कुछ झोल है। पर वो सोचता है कोई नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, और वो चला जाता है। तब जैकी किसी तरह पिंकी को बहलाता फुसलाता है कि तुम पैदल इतनी दूर कैसे जाओगी, आओ बैठो मेरी गाड़ी में, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जब तक उस जगह से निवेदिता क्रॉस करती तब तक जैकी पिंकी को लेकर जा चुका होता है। इसीलिए पूरे रास्ते में जब पिंकी नहीं मिलती तो निवेदिता स्कूल पहुंचकर अपनी बेटी का पता लगाती है, पर वहां भी नहीं होती। तब वो वैन वाले से पूछती है तो वो बताता है कि आज मेरी वैन खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सभी पेरेंट्स को मैसेज कर दिया था अपने बच्चों को लेने के लिए खुद ही स्कूल आ जाइए। ये जानने के बाद निवेदिता और परेशान हो जाती है। वो जाती है सीधा पुलिस स्टेशन और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। वहाँ पे पुलिस वाले हर जगह पिंकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें भी वो नहीं मिलती। इस तरह से पूरा एक दिन गुजर जाता है और निवेदिता का रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी थी, इकलौती उम्मीद थी। फिर अगले दिन की बात है, पुलिस वाले पिंकी की फोटो लेकर सड़क पे भी लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं। निवेदिता ने पुलिस को पिंकी की जो फोटो दी थी उसमें वो बलून्स पकड़े हुए थी और काफी खुश थी। इसलिए ऑफिसर एक बलून वाले से भी उसकी फोटो दिखाकर पिंकी के बारे में पूछते हैं और नसीब से दोस्तों ये वही बलून वाला होता है जिसने पिंकी को बलून दिया था जैकी के कहने पे। तो वो बता देता है पुलिस को सारी बातें कि ऐसा ऐसा दिखने वाला एक लड़का था, उसके पास रेड कलर की गाड़ी थी और इस जगह पे मैंने उस बच्चे को बलून दिया था और हाँ उसने मुझे 10 रुपए के बजाय 500 रुपए दिए थे। दोस्तों पुलिस वाले फिर उस जगह के पास आ जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से चेक करते हैं। फिर इनको वो रेड कलर की कार जैकी के साथ मिल जाती है। इसके बाद तो जैकी का भी पता चल जाता है। फौरन निवेदिता को इन्फॉर्म किया जाता है। 2 लेडी कांस्टेबल उसको एक टूटे फूटे घर की छत पे लेके जाती है जहाँ पे फॉरेंसिक की टीम पहले से पहुंच चुकी थी। और जब निवेदिता पिंकी की हालत देखती है ना दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि पिंकी बहुत ही बुरे हालात में पड़ी होती है। उस जैकी ने पिंकी के साथ बिल्कुल हैवानियत भरी हरकतें की। पिंकी के पूरे बदन को नोच नोच कर निशान करे होते हैं और वो कोमा में जा चुकी थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। निवेदिता भरत को बताती है कि ये सब होने के बाद मैंने जैकी के खिलाफ केस कर दिया था, मगर रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी अगले 6 महीने तक केस शुरू नहीं हुआ क्योंकि वो एमएलए का छोटा भाई था। फिर जब एक्शन लिया गया ना तो जल्द ही उसको बेल मिल गई। इसके बाद जब भी कोर्ट सुनवाई के लिए अगली तारीख देती तो वो कमीना मेरी और मुस्कुरा कर देखता, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हो। सबूत के साथ भी छेड़छाड़ की गई। डीएनए रिपोर्ट को कोर्ट में पेश होने नहीं दिया जा रहा था। हर बार कुछ न कुछ नया बहाना निकलकर सामने आ जाता था। इस तरह पूरे 2 साल गुजर गए और मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जिससे मेरा खून खौल रहा था। देखिए अगर मुझे जेल हो गई तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, जो मैं होने नहीं देना चाहती। मैं उसके हर कदम पे उसके साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहते ही दोस्तों निवेदिता की तबीयत और बिगड़ जाती है और तब भरत उसको पानी पिलाता है और कहता है कि मैं भी अनाथ हूँ। अनाथ होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी बेटी को अनाथ नहीं होने दूंगा, मैं आपका केस लड़ूंगा। फिर जब ये सारी बात आकर भरत सपना को बताता है तो सपना कहती है तुम्हारा दिमाग जगह पे तो है, तुम्हारा इंटेंशन भले ही अच्छा, पर ये केस जीत पाना पॉसिबल नहीं है। कई सारे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने निवेदिता को खून करते हुए देखा है। ऊपर से जैकी का केस पता है ना कौन लड़ने वाला है, एडवोकेट रॉबर्ट डिसूजा। उनका एक केस भी ना हारने का रिकॉर्ड है। पर फिर भी दोस्तों भरत डिमोटिवेट नहीं होता। उसने निवेदिता और पिंकी का दर्द महसूस किया था और वो इस केस को किसी भी तरह जीत कर उस माँ बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता है। इसलिए वो जैकी का कत्ल वाला सीसीटीवी फुटेज को बहुत ही अच्छे से देखता है और फिर इस केस की तैयारी करने में जुट जाता है कि अब मैं इंसाफ दिलाऊंगा उनको। और जब कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है तो एडवोकेट रॉबर्ट कोर्ट से कहता है कि जैकी पे केस चल रहा था पर उसका जुर्म साबित नहीं हुआ था। कोर्ट केसेस में तो टाइम लगता ही है, मगर इस निवेदिता ने अपने कानून को हाथ में लिया है योर ऑनर। उसने प्री प्लान मर्डर किया है, जिस पे दोस्तों भरत आपत्ति जताते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है योर ऑनर। अगर निवेदिता ये सब प्लानिंग के साथ करती तो वो अपने साथ पहले से ही हथियार लेकर आती ना, पुलिस वाले की गन छीनकर उसको नहीं मारती। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि निवेदिता के हाथों जो हुआ उस पे तो ध्यान दिया ही जाए, साथ ही उसने ऐसा क्यों किया इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि निवेदिता का इससे पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा।
इसीलिए योर ऑनर। और तब जज इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे देते हैं। तो इस दौरान भरत निवेदिता से मिलने लॉकअप में जाता है अपने लैपटॉप के साथ, जिसमें वो सीसीटीवी फुटेज था उस दिन का। वो वीडियो दिखाकर भरत पूछता है कि उस दिन आपने लगातार 3 गोली मारी थी जैकी को, उसके बाद भी आप लगातार फायर करती रही बिना इस बात पे गौर किए हुए कि गन में और गोली है ही नहीं। साथ ही इतने सारे पुलिस वाले आपकी ओर दौड़ते दौड़ते पकड़ने के लिए आए, मगर आप अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, आपने भागने की कोशिश तक नहीं की। तो निवेदिता एक चौंकाने वाला सच बताती है कि उस दिन मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मुझे बस इतना याद था कि मैं कोर्ट से निकली, कार में बैठी घर जाने के लिए, और फिर मैंने अपने आप को पुलिस की जेब में पाया। इस दौरान क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये जानने के बाद भरत डॉक्टर सहाना नाम की साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, उनको सारी बातें बताता है। तो वो एक थ्योरी बताती है कि ये मामला मुझे साइकोटिक ब्रेक लग रहा है। जब कोई इंसान बहुत ही लंबे समय तक डिप्रेशन में रहता है तो उसका माइंड अचानक से ब्रेक कर लेता है। ये ब्रेक कम से कम 10 या 15 मिनट तक का हो सकता है, 1 महीने का भी, 1 साल का भी, और इस दौरान जो कुछ भी होता है पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। तो भरत डॉक्टर सहाना से कहता है कि क्या आप ये बात कोर्ट में आ सकती हैं बताने के लिए। वो मान जाती है। फिर अगली सुनवाई में निवेदिता के साइकोटिक ब्रेक वाली बात भरत कोर्ट में बताता है और कहता है कि योर ऑनर, निवेदिता पे सेक्शन 302 नहीं बल्कि सेक्शन 84 अप्लाई होना चाहिए। फिर वो पिंकी की डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है और उनसे पिंकी की हालत के बारे में सवाल करता है। तो वो हिचकिचाते हुए बताती है पिंकी सिर्फ 6 साल की थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ। उसके पूरे बदन पे घाव थे, इतना ही नहीं उसके प्राइवेट पार्ट भी काट दिए गए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आ पाई, वो कोमा में है। दोस्तों ये सुनकर निवेदिता फिर से हाइपर हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और तब किसी तरह उसको शांत किया जाता है। थोड़ी देर के बाद भरत डॉक्टर सहाना को कटघरे में बुलाता है और उनसे कोर्ट को बताने के लिए कहता है कि कैसे ये केस साइकोटिक ब्रेक का है बताइए, जिसपे वो अचानक अपनी बात से पलट जाती है। दोस्तों वो कहती है कि नहीं, निवेदिता का केस साइकोटिक ब्रेक का नहीं है। देखा कैसे झूठ बोल रही है दोस्तों ये। दरअसल डॉक्टर सहाना को एमएलए के आदमियों ने डराया धमकाया था, इसलिए वो अपनी बात से मुकर रही है और इस बात का अंदाजा भरत को पहले से था। इसीलिए जब वो डॉक्टर सहाना से मिलने के लिए गया था ना, तो उसने अपनी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो वही रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुना देता है, जिससे जज डॉक्टर सहाना पे भड़क जाते हैं और दोबारा कोर्ट में झूठी गवाही देने से मना करते हैं, वरना वो उसका लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी देते हैं। फिर कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख देता है। इसके बाद पिंकी का इलाज जिस हॉस्पिटल में चल रहा है ना, वहाँ की डॉक्टर सपना से कांटेक्ट करती है और बताती है कि काफी टाइम से पिंकी का बिल नहीं पे किया गया है। हॉस्पिटल की भी कुछ अपनी जरूरतें होती है, जिसका बिल पे नहीं किया तो दिक्कत हो जाती है। और जैसे ही इस बारे में भरत को पता चलता है ना दोस्तों, वो अपनी बाइक बेचकर हॉस्पिटल का बिल पे कर देता है ताकि पिंकी के इलाज में कोई भी बाधा ना आए, और खुद साइकिल से आना जाना शुरू करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में। तो रॉबर्ट उस डॉक्टर को कोर्ट में पेश करता है। किसको? जिसने जैकी का पोस्टमार्टम किया था। वो पूछता है कि जैकी को कहाँ कहाँ गोली लगी थी। डॉक्टर बताता है कि दोनों साइड के चेस्ट में और एक सर के बीचों बीच। कहीं एक जगह पे गोली लगती तो बचने के चांसेस थे, मगर तीनों जगह पे गोली लगने से मौत उसी टाइम हो गई। फिर रॉबर्ट कोर्ट में कहता है कि एक तरह तो मेरे काबिल वकील भरत का कहना है कि उनकी क्लाइंट को साइकोटिक ब्रेक हुआ था और उनकी क्लाइंट ने बिल्कुल सटीक तरीके से जैकी को गोली मारी। कैसे? जैकी के अगल बगल में और भी कई सारे लोग थे, पर गोली जरा सी भी टच से मस नहीं हुई। इसका मतलब तो यह है कि वो बिल्कुल होशो हवाश में थी। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है योर ऑनर कि निवेदिता कोई आम औरत नहीं है, बल्कि वो एक शार्प शूटर रह चुकी है। उसने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे बहुत सारे शूटिंग चैंपियनशिप जीते हैं। रॉबर्ट इस चीज का सबूत भी कोर्ट में पेश कर देता है और दोस्तों भरत हैरान, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई बात है, इसलिए वो कोर्ट से टाइम मांगता है। फिर सपना और उसके लॉ फर्म के लोग भरत को खूब सुनाते भी हैं अपने क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री को जाने बिना। तुमने केस को कैसे शुरू कर दिया, ऐसे में तो तुम आराम से हट जाओगे। भरत काफी परेशान हो जाता है और वो इस केस को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर एक दिन की बात है, जब वो पिंकी के पास बैठा होता है तो हैरान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पिंकी कोमा में होने के बावजूद 2 का पहाड़ा हल्के हल्के मुंह से निकाल रही थी, वो भी बिल्कुल सही सही, जिससे भरत का ध्यान सबकॉन्शियस मेमोरी और मसल्स मेमोरी पे जाता है। अब वो अगली सुबह कोर्ट में ये बात रखना चाहता है कि हम अपनी लाइफ में डेली के कई सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी हमें आदत हो जाती है, और वो काम फिर हम बिना दिमाग लगाए भी कर सकते हैं। जैसे रोज सुबह उठकर हम नींद में भी ब्रश कर लेते हैं, तो ब्रश को हम अपने मुंह में ही रखते हैं, ना कि कान में। जब हम खाना खा रहे होते हैं और लाइट अचानक चली जाती है, तो अंधेरे में भी हम खाने को अपने मुंह में ही रखते हैं, ना कि कहीं और। और अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ पे ढेर सारी चप्पल रखी होती है, लेकिन बिना देखे अगर हम अपनी चप्पल को पहनते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये मेरी ही चप्पल है। दूसरी चप्पल पहनने से हमें अलग ही एहसास होता है कि ये तो किसी और की चप्पल है। ठीक इसी तरह योर ऑनर, निवेदिता बचपन से ही शूटिंग प्रैक्टिस करती आ रही है। उसने तो शादी के बाद तक शूटिंग की है,
वो तो जब उसके पति जो कि आर्मी में थे उनका देहांत हो गया, तब जाकर निवेदिता ने शूटिंग छोड़कर एक ढंग की जॉब पकड़ ली ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे पाए, उसे शहर से दूर ना जाना पड़े। तो योर ऑनर, मोटी मोटी बात यह है कि साइकोटिक ब्रेक में होने के बावजूद गन पकड़ते ही निवेदिता की मसल मेमोरी एक्टिवेट हो गई और उसने बिल्कुल सटीक निशाना लगा लिया। और इसका ये मतलब नहीं कि उसने कोई प्लानिंग करके उसको मारा। दोस्तों, इतने में ही आज की कोर्ट की कार्रवाई यहीं पे समाप्त हो जाती है। और अभी तक तो एमएलए है ना काफी चिढ़ चुका होता है। उसे तो लगता था कि ये ओपन एंड शट केस है, मगर भारत तो हर बार निवेदिता को बचाने के लिए कुछ न कुछ करता रह रहा है। एमएलए रॉबर्ट से कहता है कि अगर इलेक्शन सर पे नहीं होते ना तो मैं कोर्ट के बाहर ये सब निपटा लेता, लेकिन इस वक्त मुझे पब्लिक की नजर में सही बनना है, इसीलिए मैं ये कानूनी तौर पे जीतना चाहता हूँ। रॉबर्ट कहता है कि मैं भी सोच में हूँ कि उसका अगला मूव क्या होगा। एमएलए कहता है इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, मैं अपना कुछ आदमी भेजकर उसके घर के सारे कागजात मंगवा लेता हूँ, वो अपना अगला मूव जरूर लिख कर रखता होगा। दूसरी ओर दोस्तों, भरत सपना और अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करता है कि अगर हम नार्को टेस्ट करवाएं तो ये साबित हो जाएगा कि निवेदिता सच बोल रही है या नहीं। तो सपना कहती है अगर तुम नार्को टेस्ट करवाना चाहोगे तो रॉबर्ट अपनी एक एडी चोटी की जोर लगा देगा कि टेस्ट रुक जाए। फिर दोस्तों, जब भरत अपने घर जाता है तो देखता है कि 3 लोग उसके घर में पहले से मौजूद हैं। वो उसके घर के सारे पेपर्स जमा कर रहे हैं। भरत उनसे फाइट करता है पर उन 3 गुंडों के सामने जल्द ही भरत धराशायी हो जाता है। वो लोग आराम से सारे पेपर्स से गाड़ी में डालकर जाने लगते हैं। तब जल्दी से भरत उठता है और अपना बाथरूम चेक करता है। दरअसल उसने अपनी डायरी बाथरूम में रखी हुई थी, तो वो उस डायरी को लेकर उन गुंडों के पीछे भागता है और उन्हें रोकने की कोशिश में वो डायरी भी उन गुंडों पे फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट के अंडर जो लॉयर्स थे उसके फर्म के, वो सारे मिलकर भरत के सारे पेपर्स चेक कर रहे होते हैं कि उसका अगला मूव क्या होगा। इसी में उनको भरत की डायरी मिल जाती है जिसमें भरत ने लिखा है कि अगर हम नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाएं तो रिजल्ट क्या आएगा। बस इसी बात को रॉबर्ट पकड़ लेता है और कोर्ट की अगली सुनवाई में वो जज से कहता है कि नार्को टेस्ट करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करवा लिया जाए। तो भरत नाटक करता है जैसे कि वो इस टेस्ट के खिलाफ है। दोस्तों, अब रॉबर्ट सोचता है कि भरत तो टेस्ट के खिलाफ है, तो रॉबर्ट इस टेस्ट के लिए और जोर देता है और जज भी रॉबर्ट की बात मानकर इस टेस्ट की परमिशन दे देते हैं। पर जब ये टेस्ट होता है ना दोस्तों, उसमें कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा निवेदिता को अनकॉन्शियस कर दिया जाता है और फिर उसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। दरअसल इस अनकॉन्शियस सिचुएशन में कोई भी आदमी दिमाग लगाकर झूठ नहीं बोल सकता। इस सिचुएशन में भी निवेदिता उस दिन की सारी बातें बताती है, मगर कार से उतरकर जब उसने जैकी को मारा था वो पार्ट वो स्किप कर देती है, जिससे कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। वो सच में डिप्रेशन होने की वजह से साइकोटिक ब्रेक का शिकार हो गई थी। साथ ही सपना के पास वो आदमी आता है जिसने पिंकी का डीएनए टेस्ट किया था, जिससे साबित हो रहा था कि जैकी ने उसके साथ जबरदस्ती करी थी, मगर एमएलए ने उसको पैसे खिलाकर वो डीएनए रिपोर्ट डिस्ट्रॉय करवा दिए थे। पर वो आदमी आगे कहता है कि मैंने वो डीएनए रिपोर्ट डिस्ट्रॉय नहीं किए थे, ये सोचकर कि इलेक्शन के टाइम मैं एमएलए को ब्लैकमेल करूंगा। पर अब मेरा ज़मीर जाग गया है, मेरी भी एक बेटी है, अगर उसके साथ ये होता तो मैं क्या करता, मुझे समझ आ गया, इसीलिए मैं ये डीएनए रिपोर्ट आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर जब कोर्ट में सपना भरत के द्वारा वो डीएनए रिपोर्ट सबमिट करवाती है तो ये साबित हो जाता है कि जैकी सही में मुजरिम था, उसने पिंकी के साथ बहुत ही बुरा किया। मगर तब एडवोकेट रॉबर्ट पहले तो पिंकी के इंसिडेंट पे दुख जताता है और फिर कहता है कि हमें इन दोनों केसेस को अलग अलग रखना होगा। माना कि जैकी एक घिनौना अपराध किया था पर उसकी सजा कोर्ट देती, निवेदिता ने खुद उसको मारकर अपराध किया है। साथ ही भारत के लोगों का विश्वास भी भारतीय कानून व्यवस्था से उठाया है। इसीलिए जिस तरह जैकी गुनहगार था वैसे ही निवेदिता भी गुनहगार है और इसको सख्त सख्त सजा होनी चाहिए ताकि एक मिसाल पेश हो जाए कि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। इसके बाद तो ये केस मीडिया में बिल्कुल जोर पकड़ लेता है और सभी लोग सोशल मीडिया पे अपनी अपनी आवाज उठाते हैं कि निवेदिता ने जैकी जैसे घिनौने आदमी को मारकर बिल्कुल सही किया, उसके साथ इससे भी बदतर सलूक होना चाहिए था, निवेदिता को छोड़ देना चाहिए। और सभी लोग निवेदिता के सपोर्ट में आ जाते हैं। मगर कोर्ट दोस्तों वो तो सोशल मीडिया की बातों में नहीं आने वाली। ऊपर से रॉबर्ट जज को अलग से भड़का रहा होता है कि ये कोर्ट है, यहाँ का फैसला करने का अधिकार सिर्फ आपका है। ऑनलाइन तो लोग कुछ भी कहते हैं। जिसके बाद भरत जज से परमिशन लेकर हॉस्पिटल में वीडियो कॉल लगाता है जहाँ पिंकी को होश आ गया था और वो बस अपनी माँ को अपने पास बुला रही थी। भरत उसके बाद निवेदिता से करवा भी देता है। दोनों माँ बेटी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद भरत कोर्ट को बताता है कि ये बहुत ही नाजुक सिचुएशन है योर ऑनर। 2 साल के बाद पिंकी होश में आई है और आप उसकी माँ को जेल में डाल रहे हैं, जबकि नार्को टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि जिस वक्त निवेदिता ने जैकी को शूट किया था उस टाइम वो अपने होश में नहीं थी। योर ऑनर, पास्ट में ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने मुजरिम को कम दिमागी होने की वजह से छोड़ दिया था। एक बात और यह है जज साहब कि अगर सही वक्त पे पिंकी को इंसाफ मिल जाता, जैकी को सजा दी जाती
तो निवेदिता कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, जिससे उसको साइकोटिक ब्रेक नहीं होता, और न ही निवेदिता के हाथों जैकी का खून होता। हमारे देश का दुर्भाग्य है, जज साहब के निर्भया रेप केस में भी जस्टिस मिलने में 7 साल लग गए। उन्नाव रेप केस 3 सालों तक चला और न जाने कितने केसेस तो कोर्ट तक पहुंचते भी नहीं, क्योंकि विक्टिम और उनकी फैमिली को पता होता है कि एक बार जहां मामला कोर्ट में पहुंचा ना, तो सालों साल निकल जाएंगे मगर कोर्ट केस खत्म नहीं होगा, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। उनको पता चल जाता है हमारे जस्टिस सिस्टम में तो खोट है ही, साथ ही हमारे देश के लोग भी कम नहीं है। अगर कोई लड़की अपने साथ हुई गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती है तो उसको ये बोलकर चुप करा दिया जाता है कि तुम छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी तो और क्या होगा, यही तो होगा, या तुमने कोई गलत हिंट दे दिया होगा लड़के को, इसलिए तुम्हारे साथ ये हो गया। और आपको मुरादाबाद वाला केस तो याद होगा ना, जब एक लड़की का रेप हुआ था और वो बेचारी उस जगह से नंगे अपने घर तक पैदल गई और सारे उसकी मदद करने के बजाय अपने अपने फोन से उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट करने में बिजी हो गए थे। और दोस्तों, इस तरह से भरत काफी सारी दलील कोर्ट के सामने रखता है और अब आखिर में जज अपना फैसला निवेदिता के पक्ष में सुनाते हैं। वो एक माँ की मानसिक स्थिति को समझते हैं कि जिस माँ की बेटी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए और मुजरिम इतनी पहुंच वाला हो जो किसी को भी खरीदने की औकात रखता हो, तो उस माँ पे क्या बीती होगी, वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही होगी जिसकी वजह से उसके साथ साइकोटिक ब्रेक जैसी घटना भी घट सकती है। इसीलिए एक माँ को अपनी बेटी से दूर नहीं किया जाएगा। इस वक्त पिंकी को अपनी माँ की सख्त जरूरत है, इसीलिए हम निवेदिता को गिल्टी करार नहीं दे रहे। जिससे दोस्तों ये बात जज साहब कहते हैं और जैसे ही जज साहब ये बात कहते हैं सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं कि आखिरकार निवेदिता और पिंकी को जस्टिस मिल ही गया। फिर आखिर में दोस्तों भरत इंडिया के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कोर्ट केसेस को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए कोई कदम उठाने को कहता है, क्योंकि लंबे वक्त तक कोर्ट केसेस चलने से विक्टिम की फैमिली पे बहुत ही बुरा असर होता है और इसी की वजह से और भी कई सारे गुनाह होते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।